नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार एजुकेन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ आस्था बोरकर हैं। आस्था 2020 की पीएससी टॉपर रह चुकी हैं और आस्था डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वाइन करेंगी। जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग आने वाली है। आस्था बेसिकली राजनांदगांव से रहने वाली हैं और आस्था का हमारे साथ काफ़ी समय से प्रयास चल रहा था कि एक कंबाइंड सेशन किया जाए, जिससे कि मेंस के छात्रों को साथ में प्रीलिम्स के और जो भी अगर सिविल सर्विस को ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक मार्गदर्शक का रोल रहेगा इनके साथ। तो इसी सिलसिले में कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे आस्था से और होपफुली आप सबके लिए बहुत काम के निकलें। आस्था बेसिकली राजनांदगांव के रहने वाली हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। आस्था, वेलकम, आपका एजुकेन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मेरा जन्म यही राजनांदगांव में ही हुआ है और स्कूलिंग भी राजनांदगांव में ही हुई है। गुजराती स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है। 3 साल के लिए बस पापा के ट्रांसफ़र की वजह से दुर्ग में मेरा मिडिल स्कूल कंप्लीट हुआ, महावीर जैन स्कूल से। फिर उसके बाद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में फिर से यही गुजराती स्कूल से मैंने पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन मेरा बीएससी मैथ्स में गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज से रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी फिज़िक्स गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज यहीं राजनांदगांव से ही मैंने किया है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, एकेड्स में बचपन से काफ़ी अच्छी रही हैं आस्था। स्कूल में मेरिट में आती थी और साथ में बीएससी मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं जी। तो आस्था मतलब एक एकेड्स वाले पर्सन से कैसे पीएससी का सफ़र? देखिए, पीएससी का सफ़र तो मेरा बचपन से ही मैंने सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। ये मेरी हमेशा से ही चाह रही थी और मैं बचपन से ही यही बनना चाहती थी, डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर ही बनना चाहती थी। लेकिन एकेडमिक करियर की अगर आप बात करें तो हमेशा से ही मेरा ये रहा है कि मैं अगर जो भी स्टेप बाय स्टेप कोई भी आप जो भी टारगेट आप सेट करके रखते हैं, है ना, डायरेक्ट आप उस पर नहीं पहुंच सकते, स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना रहता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अब जो भी चीज़ें रहती थी, अगर मैं स्कूलिंग कर रही हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से अपना बेस्ट करने की कोशिश करती थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाऊं, कैसे मैं मेरिट में आऊं, हमेशा यही मेरी कोशिश रहती थी। इसके अलावा जब मैंने ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज से, तब भी मैंने यही सोच के किया था कि मैं जो भी करूंगी, अभी मैं बीएससी मैथ्स में पढ़ रही हूँ तो मैं जो भी पढ़ रही हूँ, मेरी जो बुक्स हैं उसको ही मैं अच्छे से पढूं, है ना, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाऊं, मैं ग्रेजुएशन ही अपना अच्छे से कंप्लीट करूं। उसके बाद जो भी तैयारी होगी उसके आगे से होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मैं कर रही हूँ वर्तमान में ज़्यादा फोकस करती थी और उसको बेस्ट करने की कोशिश करती थी। बहुत बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में रहना ही एक तरीके का मेडिटेशन है, कहा जाता है। तो अगर जैसा आस्था की जर्नी से पता लग रहा है कि अगर आपने जो भी चीज़ उठाई है उस पर आप अपना सबसे बेस्ट देने का अगर प्लान करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, है ना। तो इसी सिलसिले में हम जैसे आगे बढ़ते हैं। आस्था, कंटिन्यू 2 बार आपने मेंस लिखा है और दोनों बार आपने अपना परफॉर्मेंस सुधारा है। तो कैसे आपने फोकस रखा, कैसे चीज़ें करी? मतलब पर्सनली भी देखें तो आपको कुछ दिक्कतें हुई, प्लस हम देखेंगे कि दुनिया में भी कोविड आ रखा था, हर कोई डिस्टर्ब था, आपने उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, तो ऐसा था कि जब मेरा 2018 में प्री क्लियर नहीं हुआ था, तब से ही मैंने सोच के रखा था कि अब अगली बार जब मैं प्री भी साथ में क्लियर हो, साथ में मेंस भी क्लियर हो और सिर्फ ना ही मैं इंटरव्यू तक जाऊं बल्कि मैं एक पोस्ट लेके आऊं, है ना। तो मैंने पहले से ही अब डिसाइड कर लिया था और जब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था तब से ही मैंने मेंस के साथ साथ पढ़ाई की थी, प्री के साथ साथ मेंस की भी, और कम से कम अपने नोट्स बनाने चालू कर दिए थे कि मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स कंप्लीट करते जाऊँ। ये मैंने सोच के रखा था पहले से। इसलिए जो राइटिंग प्रैक्टिस मैं रोज़ करती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री का दिलाऊंगी तो राइटिंग प्रैक्टिस या रिटन प्रैक्टिस नहीं करती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं रिटन प्रैक्टिस करती थी रोज़, मैं अपने नोट्स बनाती थी। मैंने नोट्स बनाने में फ़ोकस किया था और उसका लाभ भी मेरे को 2019 के मेंस में भी मिला। फिर उसके बाद वो तो लेट हो गया था कोरोना की वजह से और कोविड की वजह से तो लॉकडाउन भी था, 6-8 महीने तक सब घर में ही थे। तो उस समय भी मैंने मेन फोकस अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे ही और राइटिंग स्किल डेवलप करने में ही मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो उसका मेरे को 2019 में फ़ायदा मिला और 2019 में जो चीज़ें कमी रह गई थी, है ना, उसको और ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश की, उसको सुधारने की कोशिश की मैंने, है ना। और तो 2020 में उससे बेस्ट करने की कोशिश की, है ना, जो गलतियाँ थी उनको सुधारने की कोशिश उसका रिजल्ट मिला, उसका रिजल्ट भी मिला 2020 में। ठीक, मतलब आप मेहनत करिए, परिणाम ज़रूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा जी।
ठीक, तो आपने जैसे लॉकडाउन का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया जी। पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो कितने घंटे का आपका अभ्यास रहता था? मतलब जैसे लोग काफ़ी देर पढ़ते हैं, सबका कैसा, बाकी चीज़ें भी आप कुछ पर्सनल लाइफ, घूमना फिरना सब मैनेज हो जाता था? सब मैनेज करना पड़ता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए और जीवन के हर क्षेत्र में, है ना। तो मैं बिल्कुल 6 से 8 घंटे मैं पढ़ाई करती थी। अगर किसी दिन किसी कारण से, है ना, सबके साथ होता है कुछ ना कुछ, है ना, कभी घर में शादी है या और कुछ काम आ गया तो उसमें डिस्टर्बेंस तो होता ही था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं कोशिश यही रहती थी कि अगर मेरे को थोड़ा भी टाइम मिल रहा है, अगर मेरे को 1 घंटा भी टाइम मिल रहा है तो मैं 1 घंटे में ही जितना भी हो सकता है उतना करती थी। और मेरी कोशिश ये रहती थी कि लिंक नहीं टूटना चाहिए। हाँ। तो आप कुछ अपना डेली का शेड्यूल बना कर रखते थे कि हाँ मुझे इतना अभ्यास करना, इतना पढ़ना है, कुछ रहता था ऐसा शेड्यूल? हाँ, मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती थी, है ना। मैं मेंस के लिए तैयारी के दौरान तो मैं जो लैंग्वेज रहता था और मैथ्स और रीजनिंग ये मैं रोज़ पढ़ती थी, है ना। तो कम से कम आधा घंटा मैथ्स पढ़ूंगी और आधा घंटा लैंग्वेज पढ़ती थी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट रहता था वो कोई एक सब्जेक्ट लेकर के चलती थी, फिर 4-5 दिन में जब वो कंप्लीट होता था फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी। और हाँ, मैथ्स और लैंग्वेज ये दोनों को मैं आधा घंटा रोज़ पढ़ती थी। बहुत सही प्लानिंग से चीज़ें मतलब होती हैं जी। और साथ में जैसे शेड्यूलिंग, अगर जैसे आप दिन का कुछ लेकर चल रहे हैं तो इतना अगर ख़त्म करना है तो ये टारगेट रहता था कुछ ऐसा कि सपोज इस दिन को मैंने इतने टॉपिक टारगेट रहता था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छोटे छोटे टारगेट लेकर के चलती थी। एक दिन में मैं सोच के रखती थी कि कम से कम 5 टॉपिक है तो उतना कोई एकदम बहुत अच्छे से कर लूँगी और साथ में रिवाइज भी करूँगी। तो मैं जिस दिन जो भी पढ़ती थी तो लास्ट के नाइट के जो भी 1 घंटा रहते थे, आधा घंटा जितना भी मेरे को टाइम मिलता था तो दिन भर का पढ़ा हुआ जो भी था वो मैं रिवाइज करते हुए चलती थी और छोटे छोटे टारगेट लेकर के चलती थी कि आज मेरे को इतना कंप्लीट करना है, फिर कल उसके आगे को कंप्लीट करूँगी। ऐसे मैं छोटे छोटे टारगेट सेट करके चलती थी। मतलब आप टारगेट अगर लेकर चल रहे हैं उसको कंप्लीट करिए तो नींद अच्छी आएगी। जी बिल्कुल, है ना। मई में मेंस है तो मेंस फोकस ही हमारा डिस्कशन रखेंगे। जी। तो पेपर वाइज आप थोड़ा बताएंगे कैसा क्या स्ट्रेटेजी था आपका जिससे कि लोगों को सही डायरेक्शन मिले? और जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं लैंग्वेज और मैथ्स और रीजनिंग ये रोज़ करती थी, ठीक है। और लैंग्वेज काफ़ी इसमें बहुत अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि जो पेपर 4 था और पेपर 1 उसको मैं स्ट्रॉन्ग करते हुए चलूँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैं मार्क्स लाने की कोशिश करती थी, इसलिए उसको रोज़ मैं पढ़ती थी, ठीक है। इसके अलावा पेपर 1 के लिए तो वही भाषा जो हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी ये तीनों रहता है ना। तो उसके लिए अलग अलग जो बुक्स आती थी, जैसे मैंने डॉक्टर विनय कुमार पाठक की बुक पढ़ी थी हिंदी और छत्तीसगढ़ी व्याकरण के लिए। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए जी। और हिंदी के लिए डॉक्टर हरदेव भारी की बुक भी थी। और इसके अलावा जो मेरी कॉलेज की जो बुक्स रहती है उससे भी मैं पढ़ लेती थी, जो मेंस का सिलेबस रहता है उसमें परिपत्र, है ना, प्रारूप, ये सब की चीज़ें कॉलेज की बुक्स में भी मिल जाती थी मेरे को। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि कहाँ चीज़ें से कहाँ से मेरे को चीज़ें मिल सके, है ना। इसके अलावा सामान्य हिंदी की लूसेंट की बुक आती है, उससे भी मैंने हिंदी पढ़ाई की थी। और इंग्लिश के लिए भी परफेक्ट की बुक से मैंने पढ़ा था इंग्लिश। और छत्तीसगढ़ी व्याकरण जैसा मैंने बताया डॉक्टर विनय कुमार पाठक की बुक से मैंने पढ़ाई थी। पेपर 2 के लिए लैंग्वेज के लिए मैं करंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ती थी, जो भी न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण में जो अभिलेख आते हैं, है ना, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है संपादकीय, और इसके अलावा जो मंथली बुक्स आती हैं कंपटीशन कम्युनिटी की आती हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, उसको पढ़ती थी। पीडी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी। पेपर 3 के लिए एक सेकंड में इसमें ऐसे के लिए आपने जैसे बताया, आप सोर्सेज बताए, तो कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करते थे? हाँ, मैं सैटरडे संडे ऐसे की प्रैक्टिस करती थी। मैं कोई भी एक टॉपिक या तो जो सर में कोचिंग से जो सर ने बताए थे वो टॉपिक तैयार करती थी, या किसी बुक में जो टॉपिक दिया है, या वर्तमान में जो भी घटनाएं चल रही है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक खुद से ही चूज़ कर लेती थी, या नेट से सर्च करके कोई भी एक टॉपिक करके मैं सैटरडे संडे उसको लिखने का प्रयास करती थी और खुद एनालाइज करती थी, खुद मैं विश्लेषण करती थी कि कहाँ इसमें बेस्ट किया जा सकता है, कहाँ इसमें और चीज़ें ऐड की जा सकती है, क्या चीज़ें लिखना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लिखना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं सैटरडे संडे ऐसे के लिए माइंड मैप जैसा बनाते थे ऐसे के लिए। हाँ, पहले तो जो भी टॉपिक दिया है
उससे रिलेटेड अब सब हेडिंग मैं सोचती थी कि क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, क्या क्या लिखा जा सकता है। और माइंड मैप की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो सिलेबस है इसे में उसमें यही दिया हुआ है कि आपको वर्तमान स्थिति दिखाना है, उसमें आंकड़े दिखाना है ना, कारण दिखाना है उसका और उसका समाधान दिखाना है। तो ये 3 चीज़ें तो हमेशा ध्यान में रखती थी। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हूँ, अगर सरकार द्वारा कोई योजनाएँ चलाई जा रही है, कुछ उसका प्रभाव हुआ है, या हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं, निष्कर्ष क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें मैं ऐड करते हुए चलती थी उसमें। ठीक ठीक। तो फिर पेपर 3 का आप जैसे मैंने इंटरप्ट कर दिया था, आप बताइए। पेपर 3 में इतिहास के लिए मैंने यूनिक की बुक से पढ़ा था, भारत का इतिहास, और संविधान तो लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ा था। और हाँ, भारतीय इतिहास में अरिहंत की भी बुक आती है, उससे भी मैंने पढ़ा था, और कोचिंग के नोट्स थे। और संविधान के लिए तो लक्ष्मीकांत की बुक से ही मैंने पढ़ा था, डॉक्टर लक्ष्मीकांत की बुक से। और लोक प्रशासन के लिए BL फाड़िया की जो बुक आती है वो, उससे मैंने कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें ऐड की थी। इसके अलावा प्रतियोगिता सारांश की जो मुख्य परीक्षा की बुक आती है लोक प्रशासन की, उससे मैंने किया था। पेपर 4 जो साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मेरे लिए बहुत स्कोरिंग था। तो मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही थी पेपर 4 में और पेपर 1 में। तो जो साइंस विज्ञान जो रहता है उसको मैंने 10th की बुक से पढ़ा था। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो सिलेबस में हैं लेकिन 10th की बुक में नहीं दिए हैं, वो मैंने 11th-12th की अपनी सब्जेक्ट की बुक से पढ़ा था। इसके अलावा BSc के टाइम की जो भौतिक विज्ञान की बुक थी उसमें भी वो दिए थे। सिर्फ 2-3 टॉपिक, ज़्यादा नहीं, बाकी 10th की बुक में सब सफिशिएंट दिए हैं। सोर्सेस हैं। मैथ्स के लिए भी 10th की बुक, और इसके अलावा SD यादव की बुक थी। और पेपर 4 का जो लास्ट पार्ट है अप्लाइड साइंस के लिए मैंने जो हरिराम पटेल सर की मुख्य परीक्षा की बुक थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, वो इस्तेमाल की थी। इसके अलावा दृष्टि IAS की भी पर्यावरण से रिलेटेड एक बुक आती है, उसमें कुछ टॉपिक मैंने उठा करके पढ़े थे। और कंप्यूटर का भी पोर्शन उसमें काफ़ी है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बुक्स थी उसको भी मैंने पढ़ा था। इसके अलावा पेपर 5 और एक सेकंड, आपका ज़्यादा स्कोर पेपर 4 और 1 में ही रहा? जी, मैंने, हाँ, मतलब जैसा प्लानिंग किए थे वो सही बैठा आपका? जी कि जो पेपर आपको स्कोरिंग लग रहे हैं, जो आप बेस्ट दे सकते हो, जी, वही सर निकला था। ठीक, कंटिन्यू। और पेपर 5 अर्थशास्त्र और भूगोल, तो भूगोल के लिए, भारत का भूगोल के लिए मैंने महेश कुमार बंडवाल सर की बुक प्रेफर की थी। इसके अलावा सर के नोट्स भी थे ना, और छत्तीसगढ़ हाँ, मैं छत्तीसगढ़ का बताना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारी मैंने बुक्स इस्तेमाल की थी। एक तो छत्तीसगढ़ का बृहद संदर्भ है ना, इसके अलावा छत्तीसगढ़ समग्र जो ग्रंथ अकेडमी की बुक्स आती है, और भी बुक्स आती है ग्रंथ अकेडमी की अलग अलग सब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, वो चीज़ें। डॉक्टर गितेश कुमार रोहित की बुक्स आई थी, वो सब चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, ये सब चीज़ें। इसके अलावा टुटेजा की प्रतियोगिता सारांश की भी बुक यूज़ की थी मैंने छत्तीसगढ़ का पढ़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल मैंने इन सब बुक से किया था। और इसके अलावा अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी टफ लगता था ये सब्जेक्ट। तो अर्थशास्त्र के लिए मैंने बेसिक NCERT की जो 11th-12th की बुक थी, बेसिक मैंने उससे क्लियर किया था। थोड़ा कंसेप्ट वहाँ से बनाया? कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर कोचिंग के नोट्स थे सर के, सर ने जो बताया था वो। और इसके अलावा जो दिल्ली IAS की बुक आती है, भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एक साथ आती है, उससे मैंने पढ़ाई की थी। इसके अलावा अर्जुना की भी बुक आती है अर्थशास्त्र की, उससे मैंने पढ़ाई की थी अर्थशास्त्र। और पेपर 6 की अगर मैं बात करूँ, दर्शन, समाजशास्त्र और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के लिए मैंने बृहद संदर्भ, छत्तीसगढ़ समग्र, डॉक्टर गितेश कुमार रोहित, ग्रंथ अकेडमी, ये सारी बुक्स मैंने फॉलो की थी। और दर्शन शास्त्र के लिए BK नायक सर की बुक थी, कोचिंग के नोट्स थे। इसके अलावा दिल्ली IAS की भी दर्शन शास्त्र की एक बुक आती है, तो कुछ टॉपिक्स मैंने उससे भी पढ़ा था। और समाजशास्त्र के लिए जो प्रतियोगिता सारांश की मुख्य परीक्षा की बुक आती है, उससे पढ़ा था। इसके अलावा हरिराम पटेल सर की भी बुक आती है समाजशास्त्र की, उससे भी मैंने पढ़ाई की थी। तो मल्टीपल सोर्स से जो आपको बेस्ट मिल रहा है। जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं 2-3 बुक से पढ़ती थी कोई भी सब्जेक्ट, और उसमें मेरे को जो बेस्ट लगता था उससे खुद के नोट्स बनाती थी मैं। मतलब चीज़ों को मैं चुनती थी कि किस बुक से या कहाँ से मुझे बेस्ट चीज़ें मिल सकती हैं। हाँ, और उन सब चीज़ों को फिर कलेक्ट करती थी और अपने नोट्स बनाती थी। इसलिए मेरा यही सिद्धांत रहता था कि मैं एक सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बुक से ना पढ़ूं, बल्कि 2-3 बुक इस्तेमाल करूं।
जी। तो मतलब नोट्स मेकिंग ये बहुत काम आता है कि आप कई चीज़ों को देखकर जो निचोड़ मिले जी। उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करें अपनी जी, तैयारी में। बिल्कुल। जी जी और 7th पेपर रह गया था, जी तो 7th पेपर के लिए मेरे पास डेस्टिनी पब्लिकेशन की बुक थी, इसके अलावा कोचिंग के नोट्स थे। जी और 7th पेपर के मैं बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से पढ़ती थी। जी। काफ़ी डायनेमिक हो जाता है हाँ, पेपर क्योंकि सारा। वो बहुत ज़्यादा उसमें कई चीज़ें जो सिलेबस में डिस्क्राइब नहीं होती, वो भी बहुत सारी जी। चीज़ें उसमें आ आ सकती है जाती क्वेश्चन है। पेपर में। जी तो मैं इंटरनेट से भी उसको जोड़ते हुए, वर्तमान की घटनाओं से जोड़ते हुए उसको जी। मैं पढ़ाई करती थी। बहुत अच्छी बात, मतलब डिटेल में मिल गया है एनालिसिस। जी। अभी जो तैयारी कर रहे होंगे टॉपर का डायरेक्ट सोर्स पता लग गया है ना। तो आस्था ने मतलब नोट्स मेकिंग की और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आस्था, नोट्स मेकिंग के साथ जैसे आप कुछ क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सीरीज या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऐसा कुछ करते थे, जी। ये फ़ायदा करता है? जी, मैं रिटन प्रैक्टिस बहुत करती थी और उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही फॉलो करती थी पहले तो। जी। जितने भी 5 साल के आए हुए मेंस के क्वेश्चन पेपर्स थे उसको सॉल्व करती थी मैं कोशिश करती थी कि 3 घंटे में मैं सॉल्व कर लूँ। जी। तो इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन जब मैंने, जैसे कि मैंने बताया, 2019 के मेंस के टाइम में तो कोरोना का पीरियड कोविड चालू हो था। गया था, तो उस टाइम हम लोग को टेस्ट सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पाई। कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। तो मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ही बनाती थी, और जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे मेरे पास, वो भी जब कंप्लीट हो चुके जी। थे, तो मैं सिलेबस उठाती थी, खुद से क्वेश्चन जी। बनाती थी, क्वेश्चन पेपर खुद से बनाती जी, थी जी। मैं, और चेक भी उसको खुद ही करती थी। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं नंबर भी खुद ही देती थी, फिर सेल्फ एनालिसिस करती थी कि जी। इसमें कहाँ कमी रह गई है, इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर जी, सकते जी, हैं। जी। बहुत जी। बहुत अच्छी चीज़ें बता रही हैं मैडम कि मतलब अपना अपना तरीका आप कैसे एक्सप्लोर करते हैं, है जी ना। हाँ। मतलब उस समय बंदिशें थी, कोई आपको असिस्टेंस नहीं दे सकता था, गाइडेंस नहीं दे सकता था। आस्था ने उसमें भी तोड़ निकाला। हाँ बहुत सर, मैं आपको एक चीज़ और बताना जी। चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को टाइमिंग की परेशानी होती है कि स्पीड उनकी जी। अच्छी नहीं होती है ना। तो फिर मैं स्पीड के लिए मैंने जो प्रैक्टिस की वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब 3 घंटे का एक पेपर होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, है जी। ना। 2 पार्ट 75 नंबर के होते हैं, और जो बीच वाला पार्ट होता है, 50 पार्ट 2, मार्क्स का। 50 मार्क्स का रहता है। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि जो 75 नंबर वाले जो पार्ट्स थे वो जी। 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। जी। 75 नंबर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया 1 घंटे में, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट भी 1 घंटे में कर लेती थी। फिर मैं जो लास्ट का 1 घंटा बचता था, उसमें 50 नंबर का पार्ट रहता था, वो छोटा पार्ट रहता था। और इसके अलावा जो पहले मेरे क्वेश्चन जो छूट गए रहते थे, वो भी मैं लास्ट के 1 घंटे में बनाती थी। तो इस तरीके से मैं करती थी ताकि 2 घंटे में मेरे जो 2 बड़े पार्ट हैं वो कंप्लीट हो जाए, और जो छोटा पार्ट बचा है उसके लिए मेरे पास 1 घंटा रहे, और वो काफ़ी सफिशिएंट है। उसमें आपके जो पीछे छूटे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे मैं अपना स्पीड मेंटेन करके चलती थी। तो ये अभी मेंस जो लिखने वाले हैं जी। उनके लिए बहुत अच्छा एक तरीका पता लग गया, खुद का निकाला हुआ है मैडम का, जी। है ना। तो इस तरीके से आप अपना समय भी बचा पाएंगे, और जो जनरली हो जाता है, लोगों का पेपर जनरली छूट जाता है, तो ये चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, जैसा मैडम ने तरीका निकाला है इससे। आशा मैडम, गाइडेंस का क्या योगदान है तैयारी में, कोई भी इंडिविजुअल के बारे में अगर बात करें तो? देखिए, अगर गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो जीवन के हर क्षेत्र में गाइडेंस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में। आपके मित्र आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं आपसे बड़े हैं वो आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो आपको चीज़ें हर जगह से आपको सीखने को मिल सकती हैं। हमेशा एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, है ना। मैं किससे सीख सकता हूँ? मैं अपने दोस्त से भी सीख सकता हूँ, अपने मम्मी पापा से भी सीख सकता हूँ, अपने छोटे भाई बहन से भी सीख सकता हूँ, है ना। और अगर पीएससी की अगर मैं बात करूँ तो मार्गदर्शन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना मार्गदर्शन के हम लोग कर लेंगे। ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर नहीं होती जब हम स्टार्टिंग करते हैं, है ना। तो इससे अगर हमको मार्गदर्शन करने वाला कोई मिल जाए तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन हाँ, मैंने खुद छोटे शहर में रह करके पढ़ाई की है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, जब मेरा मेंस होने वाला था तब तो पूरा कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड था, तो उस टाइम ना तो कोचिंग हो रहे थे, ना ही कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उस समय मैंने खुद से ही किया था। और यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप छोटे शहर में, छोटे गाँव में हैं, फिर भी अगर आपको कोई बड़ी कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, कहीं से आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके मेंस के लिए, आपका सिलेबस ही आपका सबसे बड़ा गाइड है, सबसे बड़ा मार्गदर्शक है आपका सिलेबस। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसको इंटरनेट से पढ़िए। अगर आपको बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो आप नेट से पढ़िए। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स उठाइए। तो आप खुद अगर मार्गदर्शक बनेंगे तो बिल्कुल
आप आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा गाइड है आपका जो सिलेबस है, वही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। बहुत बहुत अच्छी बात करी है मैडम ने, बहुत अच्छी बात बताई है आस्था ने कि ये मैं भी काफ़ी समय से जुड़ा हूँ इस फील्ड से, लेकिन सिलेबस ही सबसे बड़ा गाइड है ना। ये चीज़ कोई ने नहीं बताई आज तक, है ना। तो मतलब लोग भटक जाते हैं तैयारी में, तो सिलेबस प्रिंट निकाल के ज़रूर अपने टेबल के सामने लगा कर रखें, है ना। वही आपका गाइड है। एग्ज़ाम का शेड्यूल पता है कि कब डेट्स आती हैं, कब प्री होता है, कब मेंस होता है। गाइड कौन रहेगा, तो सिलेबस ही गाइड है। बहुत अच्छी बात है। तो इसी सिलसिले में आज जो है हम लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे आस्था से। क्वेश्चन जो मेरा है कि एस्पिरेंट्स की सक्सेस के लिए मूल मंत्र क्या होगा, एज रिगार्डिंग मतलब आस्था के अनुसार। किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता की अगर बात की जाए तो मेहनत, लगन, धैर्य और समर्पण की भावना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक स्टूडेंट के लिए, खास करके जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको अपना 100% दीजिए, बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसको आप हमेशा अपडेट करते रहिए, है ना। अपने आप को, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए और हर क्षेत्र में अपना 100% देने की कोशिश कीजिए और बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने तो हमेशा ऐसे ही यही किया, चाहे मैं स्कूल में पढ़ी हूँ या कॉलेज में पढ़ी हूँ, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी रहा हूँ, मैंने हमेशा यही कोशिश की थी कि मैं अपना 100% दूँ और अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई आस्था ने कि मेहनत, लगन, समर्पण ज़रूरी है, और इसके साथ जो बोला आस्था ने कि 100% देना ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स में देख लीजिए, चाहे कोई बिज़नेस फील्ड में देख लीजिए, जो भी सक्सेस कर रहा है वो अपना 100% दे रहा है। और उसी के साथ हमारे साथ सिविल सर्विस की भी एक एस्पिरेंट थी जो कि अब अपना 100% दे के ऑफिसर बन चुकी हैं, तो इन्होंने भी अपना पूरा 100% दिया है। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ आस्था के साथ। बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन है आस्था, और उम्मीद है कि जहाँ भी पोस्टिंग रहेंगी इनकी, तो अपने साथ जो है ख़ास तौर पर महिलाओं को और ज़्यादा मोटिवेट करते रहेंगी, और जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करने वाले हों, आस्था अपना गाइडेंस देते रहेंगी। आस्था बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।